नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बेंडिंग और शेयर स्ट्रेसेस से रिलेटेड टोटल 29 एमसीक्यूज़ कराऊंगा। ये पार्ट 1 है और इसका जब सेकंड पार्ट अपलोड होगा तो वो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सोम के बाकी टॉपिक को देखने के लिए भी आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ बीम ऑफ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन इज सच दैट, किस तरह का होता है कि उसका जो टाउ मैक्स है वो उसके टाउ मीन से कितने गुना होता है। ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखिए, ये होता है 1.33 टाइम्स, जिसको हम 4/3 भी कहते हैं। और इसको आप समझ लीजिए ये कहाँ से आता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सर्कुलर सेक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता कैसे है। तो आप देख सकते हैं किनारों पर ये 0 होता है और सेंटर पे ये सबसे ज़्यादा होता है। ये हो गई एक चीज़। और दूसरी चीज़, जो फॉर्म होती है इसकी वो पैराबोलिक होती है। तो ये तीन चीज़ें, यानी किनारों पर 0, बीच में मैक्सिमम, और जो ये फॉर्म इसकी पैराबोलिक है, ये क्यों होती है? ये सब होता है इसके जनरल एक्सप्रेशन की वजह से। सबसे पहले इसका एक डेरिवेशन होता है जिससे हम इसका एक जनरल एक्सप्रेशन निकालते हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी पॉइंट का शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें y की वैल्यू चेंज करनी होती है। अब y जो है, अगर हम d/2 रखें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम पहुंच गए कॉर्नर पे और वहाँ पर शेयर स्ट्रेस 0 हो जाता है फॉर्मूले के हिसाब से। और इसी तरह से अगर y को 0 पुट करें तो टाउ हमें मैक्सिमम मिलता है। और ये मैक्सिमम एवरेज का कितना होगा? तो मैक्सिमम का इस फॉर्मूले में, जो अभी मैंने ये हाईलाइट कर रखा है, इस फॉर्मूले में हम y को 0 रखेंगे और I यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सर्कल के लिए ये हो जाता है π/64 d⁴ वो पुट करेंगे। और फिर हम फाइनल जो आंसर आएगा उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि टाउ एवरेज एक तरफ हो जाए, बाकी जो कुछ भी बचेगा वो एक तरफ। तो टाउ एवरेज से मतलब है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यानी F, एरिया यानी π/4 d² इन केस ऑफ सर्कुलर। तो 4/3 इधर बच जाता है, तो हम देख सकते हैं कि टाउ मैक्स जो है वो टाउ एवरेज का 1.33 हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। द रेशियो ऑफ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ अ बीम B/D टू अनदर वन B/2D ऑफ सिमिलर मटेरियल विल बी। देखिए, इस सिमिलर मटेरियल लिखा हुआ है। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो हम निकालते हैं वो होता है E/I से, और E यहाँ पर एक जैसा होगा क्योंकि मटेरियल सेम है दोनों का, यंग्स मॉडुलस। और जो I है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि विड्थ तो सेम है लेकिन डेप्थ दोनों की अलग है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, I1 और I2 अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। अब देख सकते हैं फॉर्मूला होता है EI, और जब हम रेशियो निकालेंगे तो E तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन I1 और I2 अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। एक में d³ होगा, दूसरे में 2d³ होगा। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन बोला गया है। ठीक है, अच्छा, बोला क्या गया है, मतलब B और D दे रखा है तो विड्थ और डेप्थ रेक्टेंगल में ही होती है। ठीक है, तो BD³/12 जो कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एक्स एक्सिस के अबाउट, वो लगाएंगे। और यहाँ पर जो 8 आ रहा है I2 में, उसकी वजह से ये I1/I2 हो जाएगा 1/8। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। For a rectangular beam, the maximum shear stress is related to average shear stress tau AB by। तो फिर से वही सवाल है, यहाँ पर हमें रेक्टेंगल का पूछा गया है, ये कितने गुना होता है टाउ एवरेज का? तो यहाँ पे होता है 1.5 टाइम्स, 3/2। अब इसको भी समझ लीजिए आप एक बार। डिस्ट्रीब्यूशन तो इसका सेम ही होता है, पैराबोलिक होता है, किनारों पर 0 होता है, और मैक्सिमम जो है सेंटर पे होता है। सेंट्रॉइड कह लीजिए या न्यूट्रल एक्सिस कह लीजिए। ठीक है, अब इसमें भी एक जनरल एक्सप्रेशन निकल के आता है विच इज़ F/2I d²/4 - y²। वहाँ पर 3I था, यहाँ पे 2I है, बाकी सेम है। तो y की जगह अगर हम d/2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 0 मिलेगा, और y को 0 रखने पे टाउ सबसे ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए हम उसको टाउ मैक्सिमम कह देते हैं। अगेन हम I की जगह BD³/12 रखेंगे क्योंकि ये रेक्टेंगल है। फिर हम फाइनल जो फार्मूला आएगा उसमें टाउ एवरेज को अलग कर देंगे, जैसे वहाँ पे हमने F/π/4 d² किया था, यहाँ पे BD हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे 3/2 बचता है। सो टाउ मैक्स बराबर होना चाहिए 1.5 टाउ एवरेज। ऑप्शन सी। शेयर स्ट्रेस एट डिस्टेंस y above न्यूट्रल एक्सिस
ऑन अ प्रिज्मेटिक बीम ड्यू टू शेयर फोर्स वी गिवन बाय। तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है इसका शेयर फोर्स का, जिसको हम टाउ से दिखाते हैं जनरली, एफ ए वाई बार अपॉन में आ जाता है आई बी। ठीक है, तो एफ़ की जगह यहाँ पे वी लिखा हुआ है शेयर फोर्स, ये हो जाएगा, और बाकी चीज़ें सेम लिखी हुई हैं। तो ऑप्शन ए सही है। और एक चीज़ और आप समझ लीजिए, यहाँ पर जो ऊपर क्वेश्चन में वाई डिस्टेंस लिखी गई है और जो फॉर्मूले में वाई बार है, ये दोनों अलग अलग हैं। कैसे, ये भी समझ लीजिए। ये एक सेक्शन है मान लीजिए, और ये ऊपर का एक सेक्शन है। तो वाई तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है इसकी लोएस्ट लेयर की, लेकिन जो वाई बार है वो उस सेक्शन के सेंट्रॉइड से नीचे न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस है। तो ये इनमें, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, वाई में और वाई बार में। फॉर अ गिवन शेयर फोर्स अक्रॉस अ सिमेट्रिकल आई सेक्शन, द इंटेंसिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द जंक्शन ऑफ द फ्लैंज एंड द वेब, बट ऑन द वेब जंक्शन पे ही होगी, लेकिन बट ऑन द फ्लैंज या एक्सट्रीम फाइबर पे यानी किनारों पे, या फिर सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन पे। इसका ऑप्शन डी सही है, सेंट्रॉइड पे होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं किनारों पर 0 होता है और सेंट्रॉइड पे या न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम हो जाता है। एक चीज़ और आप समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए फ्लैंज में एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे स्ट्रेस कम आती है। और जैसे ही हम फ्लैंज से वेब में एंटर करते हैं तो यहाँ पर सडनली एरिया कम हो जा रहा है, तो इसीलिए जो शेयर फोर्स में चेंज आता है वो भी सडन आता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है न्यूट्रल एक्सिस तक पैराबोलिक फॉर्म में, और फिर उसके बाद कम होता चला जाता है जैसे ऊपर से बढ़ता आया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम फिर वेब से फ्लैंज में जाएंगे तो अगेन यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है सडनली, तो स्ट्रेस कम हो जाएगी, फिर वापस से 0 हो जाएगा। इस सवाल में आपसे मैक्सिमम पूछा है तो वो सेंटर पे होता है, सेंट्रॉइड पे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। For a given stress, the ratio of moment of resistance of a beam of square cross section when placed with its two sides horizontal to the moment of resistance with its one of the diagonal horizontal is given by। सवाल में पूछा जा रहा है कि दो केसेस दे रखे हैं, उनका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है आपको, और इसमें एक सेक्शन तो स्क्वायर बोला गया है, दूसरा उसी स्क्वायर को डायमंड फॉर्म में रखने को बोला गया है, यानी उसकी जो एक डायगोनल है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। अब आप इसको यहाँ देखिए सबसे पहले तो एक स्क्वायर बना दिया ए साइड का, समझने के लिए हमने ए ले लिया, और दूसरा हमने उसी स्क्वायर को इस तरह से रख लिया जैसा आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद देखिए एक जनरल फार्मूला यूज़ होता है m बराबर टाउ इंटू जेड, और ये फार्मूला बेंडिंग इक्वेशन से निकाला जा सकता है। मैं बता देता हूँ आपको, जैसे आप m बराबर एम आई और यहाँ से सिग्मा अपॉन वाई वाला यूज़ करेंगे, तो आई अपॉन वाई जो होता है वो जेड हो जाता है। तो जब ये आई उधर जाएगा और आई अपॉन वाई होगा तो जेड बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं m बराबर टाउ इंटू जेड। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब हम इस फार्मूले की मदद से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल लेंगे। अब देखिए क्योंकि जो सेक्शन है, जो डायमेंशंस है वो सेम है, तो इसमें जो शेयर स्ट्रेस है वो कांस्टेंट मान के चलेंगे, सिर्फ जेड में चेंजेस आएंगे। उसी के रेशियो के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे m1/m2 कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट मालूम है, यहाँ पर a क्यूब होगा, इस जगह पे a क्यूब होगा, सॉरी यहाँ पर a क्यूब होगा। तो अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला मालूम है, स्क्वायर में तो a3/6 होता है और डायमंड में a3/6√2 हो जाता है। और नहीं भी पता है तो आप निकाल भी सकते हैं। देखिए स्क्वायर के केस में तो क्योंकि वो रेक्टेंगल का ही एक हिस्सा होता है, तो आई हो गया, वाई मैक्स हो गया, रेक्टेंगल के फॉर्मूले यूज़ कर दिए, बाद में जेड आ गया BD²/6, बी और डी दोनों की जगह a पुट कर दिया तो a3/6 आ गया। अब जो ये वाला केस है इसको थोड़ा आपको समझना है। यहाँ पर रेक्टेंगल नहीं है, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहे हैं, वो भी 2। तो हम पहले क्या करेंगे, आई निकालेंगे जो कि होगा BH3/12 का 2 टाइम्स। 2 टाइम्स तो इसलिए क्योंकि 2 हैं, और BH3/12 हम ट्रायंगल का वो वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके बेस के अबाउट। ये इसका बेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो और B और H क्या होंगे, तो आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे B यानी विड्थ इसकी, सॉरी बेस, और बेस हो जाएगा √2a और हाइट हो जाएगी, देखो ऐसे में भी ये √2a होगा
तो इसका आधा ले लेना, √2a का आधा, तो ये भी a/√2 हो जाएगा सॉल्व करेंगे जब, ठीक है। तो ये b h इन जगहों पे रखने पे उसके बाद y मैक्स इसमें a/√2 होगा, वही आधी डिस्टेंस ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, फिर इन दोनों का रेशो i/y करके हमें z मिल जाएगा a³/6√2, ठीक है। इन दोनों का रेशो पूछा हुआ है हमसे, तो a³ कटेगा, 6 कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ √2, वो भी ऊपर आ जाएगा, तो m1/m2 हो जाएगा इस केस में √2, ठीक है, स्क्वायर। और उसी स्क्वायर को जब हम डायमंड फॉर्म में रखते हैं। ऑप्शन बी, 2 beams, one of the circular cross section and the other of square cross section have equal areas of cross section. If subjected to bending, then both sections are equally economical, both sections are equally stiff, cross is more economical या square is more economical। देखिए, इकोनॉमिकल की जब अब बात होती है या स्ट्रेंथ की जब बात होती है, तो दोनों केसेस को हम सेक्शन मॉड्यूलस से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सेक्शन मॉड्यूलस हमें बताता है कि कौन सा सेक्शन ज़्यादा मजबूत है और कौन सा ज़्यादा इकोनॉमिकल। तो हम सेक्शन मॉड्यूलस चेक कर देंगे इन दोनों केसेस का। एक तरफ सर्कल बनाएंगे डी डाया का, एक तरफ स्क्वायर बनाएंगे ए साइड का, और दोनों का एरिया आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसके बाद जो हाईलाइट किया हुआ चीज़ है वो ये है कि इनका एरिया बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे हैव इक्वल एरियाज़ लिखा हुआ है, तो इनका एरिया हम बराबर कर देंगे। π/4 d² a²। यहाँ से हम एक चीज़ निकाल लेंगे कोई सी, चाहे तो आप a निकालिए चाहे तो d निकाल लीजिए, ताकि हम बाद में उनको एक जैसा बना सकें। आप देख सकते हैं फाइनल जो z निकाले हैं दोनों में d आ रखा है। क्यों आ रखा है? क्योंकि हमने ऊपर a को d में बदल दिया है। अब लेफ़्ट साइड में तो सर्कल का जो z होता है वो π/32 d³ होता है, जिसको हम i/y से निकाल भी सकते हैं। राइट साइड में स्क्वायर का अभी हमने देखा a³/6 होता है। तो इतने से हमारा काम नहीं चलने वाला था, इसलिए हमने क्या किया, a की जगह पे उसकी वैल्यू रख दी जो हमने ऊपर से निकाल के रखी थी। फिर उसके बाद इसको और इसको कंपेयर करना भी आसान नहीं है, हम नहीं बता सकते कौन सा बड़ा है, तो आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, प्योर नंबर निकाल लेंगे सीधा। तो अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि स्क्वायर का सर्कल के मुकाबले कम आ रहा है z, तो इसलिए उल्टा बोल दिया शायद, सर्कल का कम आ रहा है z, स्क्वायर का ज़्यादा आ रहा है, तो स्क्वायर वाला ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा और ज़्यादा मजबूत भी होगा, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। और एक केस और है यहाँ पे, देखिए स्टिप का, जो बी ऑप्शन में पूछा गया है, तो स्टिप को हम EI से निकालते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, जिसकी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्टिप होता है। चलिए, इन अ बीम एट अ सेक्शन कैरिंग अ शेयर फोर्स F, द शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट। तो देखिए ज़्यादातर केसेस में हम क्या देखते हैं कि जो शेयर स्ट्रेस है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, मिड डेप्थ पे होती है। न्यूट्रल सरफेस इसका आंसर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ केसेस में न्यूट्रल सरफेस पे नहीं होता है। जैसे ट्रायंगल के केस में भी जो शेयर स्ट्रेस है वो मिड डेप्थ पे होती है, ठीक है। ट्रायंगल में मिड डेप्थ तो इधर हो गई, और जो न्यूट्रल एक्सिस है वो नीचे से जाती है 2/3 से, तो इसमें तो मैक्सिमम मिड पे होता है, इसलिए मिड डेप्थ इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। इन केस ऑफ बाई एक्सियल स्ट्रेस, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस इज गिवन बाय। तो बाई एक्सियल स्ट्रेस, इसको आप डायग्राम से समझ सकते हैं। दो स्ट्रेस को जब कुछ इस तरह से अप्लाई किया जाता है, एक तरफ से τ1 लग रहा है, दूसरी तरफ से τ2 लग रहा है, तो इनका जो मैक्सिमम शेयर बनता है वो इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करके बनता है, यानी उसका एवरेज लिया जाता है, τ1 माइनस τ2 अपॉन में 2। तो इसी चीज़ को अगर हम लिख के देखें तो क्या हो जाएगा, हाफ द डिफरेंस ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस। डिफरेंस करना है या फिर उसका हाफ करना है। इन अ सेक्शन अंडर गोइंग बैंडिंग, द न्यूट्रल सर्फेस इज सब्जेक्टेड टू। अब देखिए बैंडिंग में जाए अगर सेक्शन, तो ऊपर और नीचे फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो न्यूट्रल सरफेस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ज्यों का त्यों रहता है, उस पर कोई स्ट्रेन भी नहीं आता, क्योंकि ऑप्शन में स्ट्रेन लिखा हुआ है। तो 0 स्ट्रेन इसका सही आंसर हो जाएगा। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, रैंडमली हमने कोई सा एक फिगर ले लिया है, टॉप में स्ट्रेस आ रहा है, नीचे आते आते वो कम होता जा रहा है, ठीक है, बीच में 0 हो गया न्यूट्रल सरफेस पे, और फिर नीचे आते आते वो फिर बढ़ता चला जा रहा है। यही कहानी हर एक सेक्शन में है, ठीक है। आगे जैसे जैसे आएंगे मैं बताता चला जाऊंगा आपको, पर न्यूट्रल एक्सिस पे ये 0 हो जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। वीडियो आपको शेयर करना है ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इससे मेरे काम को सपोर्ट मिलेगा। ऑफ द सेवरल प्रिज्मेटिक बीम ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑफ सेम मटेरियल, द बीम दैट कैन कैरी मैक्सिमम लोड इन फ्लेक्सर
इज़ वन हैविंग मैक्सिमम, तो क्या मैक्सिमम होगा उसका, जो मैक्सिमम लोड को कैरी कर सके, उसका सेक्शन मॉड्यूलस ज़्यादा होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, यही निर्धारित करता है कि किस सेक्शन में कितनी जान है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए स्ट्रक्चर विच ऑफर्स नेग्लिजिबल और जीरो रेजिस्टेंस ऑन बेंडिंग एट एनी पॉइंट इज़ नोन एज, तो बीम, गर्डर, लिंटल और केबल में से कौन सा है जिसमें बेंडिंग के दौरान कोई रेजिस्टेंस नहीं आती है या ना के बराबर आती है। ठीक है, तो देखिए बीम, गर्डर और लिंटल में तो आती है, लेकिन केबल्स आपने देखी होंगी जो ब्रिजेज़ में यूज़ होती हैं, उनमें बेंडिंग ना के बराबर आती है और उसको नेग्लिजिबल कर दिया जाता है। ठीक है, क्यों आता है ऐसा? क्योंकि उनमें कोई ट्रांसवर्स लोड नहीं होता है, खींच रखी होती हैं वो, ट्रांसवर्स लोड होने की वजह से बेंडिंग की संभावना बनती है। तो ऑप्शन डी सही होगा। व्हेन अ कैंटिलीवर इज लोडेड एट इट्स फ्री एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस सेल डेवलप एट बॉटम फाइबर, टॉप फाइबर, न्यूट्रल एक्सिस या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कैंटिलीवर के केस में सिंपली सपोर्टेड के मुकाबले उल्टा हो जाता है। सिंपली सपोर्टेड में हमने देखा कि ऊपर जो है कंप्रेशन में चला जाता है, नीचे टेंशन में आ जाता है, और कैंटिलीवर क्योंकि बना ही ऐसा होता है, देखिए सिंपली सपोर्टेड में आपने देखा होगा बेंडिंग के बाद ऐसा बन जाता है, न्यूट्रल एक्सिस जो की त्यों रहती है, ऊपर का पोर्शन कंप्रेशन में, नीचे का टेंशन में आ जाता है। पर कैंटिलीवर में ऐसा नहीं होता है, उसमें चीज़ें बदल जाती हैं, उसमें उल्टा हो जाता है, क्योंकि सेक्शन ही कुछ उस तरह से जाता है नीचे, तो ऊपर वाला चला जाता है टेंशन में, नीचे वाला आ जाता है कंप्रेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि बॉटम या टॉप, तो किस पे हो जाएगा? बॉटम फाइबर पे, जैसा मैंने आपको अभी बताया, उल्टा हो जाएगा। A simply supported beam of circular cross section with dia D and length L carries a concentrated load W at the center of the beam. The strength of the beam is proportional to, तो बीम की स्ट्रेंथ बोली जा रही है। अब देखिए स्ट्रेंथ को हम जनरली जेड से दिखाते हैं, विच इज़ सेक्शन मॉड्यूलस, और यहाँ पर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद डाया D, लेंथ L। देखिए सर्कल में जो जेड होता है वो होता है π/32 और डी क्यूब, तो डेफिनेटली डी क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वो, इस चीज़ को कांस्टेंट मान लीजिए। और एल जो लिखा हुआ है बटे में, उसका भी सही सेंस बनता है, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसका स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, कम लेंथ वाले की ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, डी क्यूब अपॉन एल। The ratio of moment of inertia about the neutral axis to the distance of the most distance point of the strength from the neutral axis is called, the ratio of the moment of inertia about the neutral axis to the distance of the most distant point। अच्छा, सेक्शन मॉड्यूलस की बात हो रही है कि आई अपॉन वाई को बोला जा रहा है, हम आपने देखा होगा वाई मैक्स लिखा जाता है नीचे, तो वाई मैक्स को ही मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट बोला जा रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन एन आई बीम अकर्स एट, आई बीम में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, देखिए जो मैंने आपको डायग्राम बताया था शुरू में वो शेयर स्ट्रेस का था, जिसमें सेंटर पे कर रहा था, लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस के केस में उल्टा होता है, किनारों पे ज़्यादा होता है और सेंटर पे जीरो हो जाता है, जैसे अभी आपको दिखाया भी था। तो ये आई का केस है, आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे सबसे ज़्यादा होगा, किनारों पे बीच में जीरो हो जाएगा। ऊपर और नीचे इसमें बराबर भी होता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है दोनों साइड से, तो आउटर मोस्ट फाइबर इसका सही आंसर होगा। Two beam of equal cross sectional area are subjected to equal bending moment. If one beam has a square cross section and the other has circular cross section, then both beams will equally strong. Circular will be stronger, square will be stronger. The strength of beam will depend on the nature of airing. तो अभी हमने ये दो केस लिए थे सर्कल और स्क्वायर के, तो हमने वहाँ पे देखा था कि स्क्वायर वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आ रहा था, उसका जेड ज़्यादा आ रहा था, जो मैंने आपको पूरा समझाया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। फॉर अ डिज़ाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो क्या होता है? चेक द सेक्शन एट सेंटर फॉर बेंडिंग मोमेंट एज वेल एज फॉर शेयर। दोनों चीज़ों के लिए सेंटर पे चेक नहीं करते हैं हम, चेक द सेक्शन एट सेंटर फॉर बेंडिंग मोमेंट एंड एट द सपोर्ट फॉर शेयर। check at the center for shear and the support for bending moment। तो
सेंटर हम बेंडिंग मोमेंट के लिए चेक करते हैं सिंपली सपोर्टेड में, और किनारों पे इसमें शेयर आता है जिसको हम स्लोप भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन यूज्ड एज अ बीम इज, तो आई, सर्कुलर, एंगल, एच, इनमें से कौन सा है जो सबसे इकोनॉमिकल है और एफिशिएंट भी, तो वो है आई सेक्शन। ठीक है, देखिए आई सेक्शन में क्या हो रहा है, इन केस ऑफ आई सेक्शन मोर एरिया इज़ लोकेटेड अवे फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ज़्यादा एरिया है दूर उससे क्योंकि फ्लैंज हैं दूरी पे, leading to increase in moment of inertia and hence increase its section modulus, thus more movement can be resisted by section, hence it is more economical and more efficient section used in beam। 80% तक जो मूवमेंट है वो फ्लैंज के द्वारा रजिस्ट कर लिया जाता है। At any point of a beam the section modulus may be obtained by dividing the moment of inertia of section by। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, सेक्शन मॉड्यूलस में ये फिर से डेफिनेशन पूछ गई है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिवाइड में क्या करेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट वो डिस्टेंस नहीं बोली गई है पर न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ होती है। ठीक है, जैसे ये रेक्टेंगल में ही है अगर, तो यहाँ से और यहाँ टॉप तक, यानी यहाँ से और यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या होती है जिसको हम वाई मैक्स कहते हैं, तो ये न्यूट्रल एक्सिस की ही डेप्थ होती है। वीडियो आपको लाइक करना है ये अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। A homogeneous simply supported prismatic beam of width d, depth d and span L is subjected to a concentrated load of magnitude P. The load can be placed anywhere along the span of the beam. The maximum flexural stress developed in beam is। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली वो फॉर्मूला पुट करना है जो हमने अभी देखा था, m बराबर टाउ इंटू जेड, क्योंकि यहाँ पे टाउ पूछा जा रहा है तो m अपॉन जेड कर लेना। मैक्सिमम लिखा हुआ है हर जगह पे, तो m भी मैक्सिमम होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। तो अब देखिए z को तो आप आसानी से लिख सकते हैं, रेक्टेंगल में z बनता है BD² अपॉन 6, और जो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये वाली चीज़ m अपॉन जेड लिखना है हमें, तो z की जगह तो BD² अपॉन 6 आ जाएगा, सेक्शन मॉड्यूलस होता है रेक्टेंगल का। और m भी मैक्सिमम लेंगे तो मैक्सिमम l क्या होता है, आपने देखा होगा W लोड लगने पे WL अपॉन 4 हो जाता है सेंटर पे, तो इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, इस पूरे को सॉल्व करके आ जाएगा 6 अपॉन 4 आएगा, तो वो हो जाएगा 3/2 PL अपॉन BD²। ठीक है, जो कुछ भी सवाल में बोला गया था वो यहाँ पे पिरोया है इस डायग्राम में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए बीम हैज़ रेक्टेंगुलर सेक्शन 100/200 mm इफ़ इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ 40 kN/m, देन मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड वुड बी। देखिए क्या क्या दे रखा है आपको, मैक्सिमम मूवमेंट दे रखा है यानी m दे रखा है, और सेक्शन की डायमेंशन दे रखी हैं दोनों, जिनकी मदद से z निकाला जा सकता है। ठीक है, b और d दे रखा है तो z निकल जाएगा BD² अपॉन 6 से, और m दे रखा है तो बस निकाल लीजिए। m जो किलो न्यूटन मीटर में था उसमें से हम किलो को हटाया तो 10⁻³ आई, फिर मीटर को mm में ले गए क्योंकि बाकी चीज़ें mm में थी, तो वापस ये पूरा 10⁻6 बन गया, पहली लाइन में आप देख सकते हैं। उसके बाद b और d जैसे तैसे दे रखे थे लिख दिए, और उनसे z निकाल लिया हमने। z भी हमारा कुछ इस तरह से आया कि 4 × 10⁻6 आ गया, तो आसान हो गया इसको सॉल्व करना। m अपॉन जेड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 60 N/mm²। ठीक है, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान 4 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.3 मीटर वाइड एंड 0.4 मीटर डीप इज सब्जेक्टेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑफ 10 kN एट द फ्री एंड, नेग्लेक्टिंग सेल्फ वेट, द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एट अ सेक्शन 2 मीटर फ्रॉम द फ्री एंड विल बी। अब देखिए यहाँ पर आपको एक तो इसकी लेंथ दे रखी है, फिर इसके बाद चौड़ाई और गहराई दे रखी है सेक्शन की, तो रेक्टेंगल बन गया वहाँ पे। कॉन्सेंट्रेटेड लोड फ्री एंड पे लग रहा है, और बेंडिंग स्ट्रेस आपको 2 मीटर दूरी पे पूछी जा रही है फ्री एंड से, तो इसको आप डायग्राम से समझिए। देखिए 4 मीटर का तो बीम हो गया और फ्री एंड पे लोड लग रहा है जो कि 10 न्यूटन का है, 10 किलो न्यूटन का है शायद, हाँ। और जो शेयर स्ट्रेस है वो आपको यहाँ पर पूछी गई है, अब वो लगभग मिड हो गया है क्योंकि 4 मीटर का बीम है और फ्री हैंड से 2 मीटर इधर, तो ये वाली चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ पर मोमेंट आपको निकालना होगा पहले उस जगह पे जहाँ पर ये स्ट्रेस पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कैंटिलीवर में जो BMD बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ट्रायंगुलर फॉर्म में। किनारे पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है और आखिरी में
फिक्स्ड एंड पे ये W इंटू एल हो जाता है, लोड इंटू डिस्टेंस। सेंटर पे ये ठीक आधा होना चाहिए। इसको आप दो तरह से निकाल सकते हैं और भी तरीके होते होंगे। एक तरीका तो ये है कि क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ जितना होगा यहाँ 0 है तो उसका आधा ही होगा यहाँ पे, क्योंकि एक चीज़ तो 0 है, इनका एवरेज देख लेंगे। दूसरा आप इसके लिए डायरेक्ट मूवमेंट निकाल लीजिए। ये डिस्टेंस L/2 है, लोड W का लग रहा है, तो W इंटू L/2 हो जाएगा, तो M मिल जाएगा हमें WL/2 वहाँ पर 2 मीटर दूरी पे फ्री हैंड से। सेंटर है जो WL दोनों दे रखे हैं, हमने वहाँ से M निकाल लिया 20 किलो न्यूटन मीटर। अब दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास B और D दे रखे हैं वो भी हमें मीटर में ही दे रखे हैं, 0.3 और 0.4, तो इस बार हम चेंज नहीं कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो जेड हम निकाल लेंगे BD²/6 से, क्योंकि B और D रेक्टेंगल में ही होता है। अब यहाँ से हमारा जेड निकल जाएगा और फिर हम वही करेंगे, टाउ बराबर M/Z, ठीक है। आप देख लेना, कैलकुलेशन कर रखी है, टाउ निकल के आ जाएगा वहाँ से 2500 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। किलो भी क्यों आएगा, क्योंकि किलो भी हमने एज इट इज़ रखा हुआ था वहाँ पे। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना होता है न्यूमेरिकल में, ठीक है, चाहे कोई सा भी न्यूमेरिकल हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। A simply supported beam of uniform cross section is subjected to a maximum bending moment of 2.25 ton meter if it has rectangular cross section with width 15 centimeter and depth 30 centimeter, then the maximum bending stress induced in the beam will be। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। जब हमारे पास डायमेंशन सेंटीमीटर में है क्रॉस सेक्शन की, आंसर हमारे पास सेंटीमीटर में आ रहा है, तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, जो ऊपर मोमेंट दे रखा है उसमें टन को तो केजी में बदल दीजिए और मीटर को सेंटीमीटर में, बाकी फिर सारा काम हो जाएगा अपने आप ही। तो सबसे पहले जो मोमेंट है उसमें 10⁻³ की मल्टीप्लाई क्यों कर दी, क्योंकि टन को हमने केजी में बदला, और फिर उसके बाद स्क्वायर का मल्टीप्लाई और हो गया, क्योंकि मीटर को बदल दिया यहाँ पे सेंटीमीटर में, ठीक है। और टन को आप वैसे बदल सकते हैं, पहले क्विंटल में 10 आ जाएगा, फिर क्विंटल का केजी में 100 और आ जाएगा, तो वो 1000 बन जाएगा टोटल, ठीक है। इसके बाद ये तो M हो गया, फिर यहाँ पे Z निकाल लेंगे वापस से। देखिए सेम वही क्वेश्चन आ रहा है कुल मिला के, बस चीज़ें बदल रही हैं थोड़ा थोड़ा। Z इसमें कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 20 to 50 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट होती है। फिर उसको सॉल्व कर लेंगे और अपने आप ही आंसर जो है वो kg/सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो टाउ हो जाएगा यहाँ पे 100 kg/सेंटीमीटर स्क्वायर। ए स्टील प्लेट इज बेंड इनटू अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 10 मीटर इफ़ द प्लेट सेक्शन बी 120 mm वाइड एंड 20 mm थिक, ई दे रखा है विद ई, देन द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इज। अगेन आपको यहाँ पे स्ट्रेस पूछी गई है, ई दे रखा है यहाँ पे। अब इसको हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, बेंडिंग मोमेंट से वो वाला पोर्शन उठाएंगे जिसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत है। तो देखिए एक तो यहाँ पे रेडियस दे रखी है उसकी, ये तो आर यूज़ हो जाएगा। एक हमें ई दे रखा है सीधा सीधा। इसके अलावा फॉर्मूले में टाउ तो हमें निकालना है, तो बचा क्या, वाई बचा, ठीक है। फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए M/I का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो बचा क्या, σ/Y और E/R। इसमें से हमें E और R तो सीधा सीधा दे रखे हैं। Y देखिए, Y को अभी मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे, और टाउ हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए Y पे। देखिए ये सेक्शन दे रखा है आपको 120 और 20 का, शायद बनाया होगा आगे, हाँ यहाँ देख लीजिए। जो प्लेट है उसका किनारा ऐसा दिखता है, 120 mm वाइड है, 20 mm थिक है, तो वहाँ से जो Y मैक्सिमम होगा, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ होगी वो 10 mm तो होनी चाहिए, तो Y यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लेट है पूरी, जब हम इसको दूसरे एंगल से देखेंगे तो उससे एक सर्कल, एक आर्क बनाया जा रहा है जिसकी रेडियस है इतनी, 10 मीटर थी, उसको mm में बदल दिया, ठीक है। 10 मीटर को mm में बदल दिया, Y 10 हो जाएगा, मैंने अभी आपको समझाया। ई में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी क्योंकि न्यूटन mm स्क्वायर में है, आंसर भी हमारा उसी में आ रहा है। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जैसा मैंने अभी लिखा था, वहाँ से टाउ निकल के आ जाएगा 200 Nm/mm स्क्वायर। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। टू बीम्स कैरिंग आइडेंटिकल लोड्स सिंपली सपोर्टेड आर हैविंग सेम डेप्थ बट बीम ए हैज़ डबल द विड्थ एज कम्पेयर टू दैट ऑफ बीम बी। रेशियो बताना है इनका स्ट्रेंथ का। तो स्ट्रेंथ क्या होती है, जेड से दिखाते हैं हम स्ट्रेंथ को। अब इनमें जो डेप्थ है वो तो सेम है, लेकिन जो
विड्थ है वो बदल जा रही है। तो रेक्टेंगल में फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकंड किया होगा अगर मैंने नहीं किया है ना, तो जेड बराबर क्या होता है, बी डी स्क्वायर अपॉन 6 हो जाता है। यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि डेप्थ सेम है, तो डी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन विड्थ जो है वो डबल है एक की, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है जेड के, ठीक है। तो जिसमें बी डबल होगा उसका जेड भी डबल हो जाएगा सीधा सीधा। तो हम कह सकते हैं कि ए की स्ट्रेंथ डबल होगी उसके बी के मुकाबले। A cantilever beam of T cross section carries uniformly distributed load. Where does the maximum magnitude of bending stress occur? कैंटिलीवर बीम ऑफ टी क्रॉस सेक्शन, कैंटिलीवर है लेकिन क्रॉस सेक्शन उसका टी जैसा दिखता है। अब देखिए टी और आई में एक छोटा सा फ़र्क होता है। बेंडिंग स्ट्रेस इनमें इंड्यूस तो एक तरह से ही होती है, पर क्योंकि टी में जो सेंट्रॉइड है वो थोड़ा ऊपर चला जाता है, क्योंकि ये जो टी है ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसीलिए इसका जो आई है सेंट्रॉइड है वो थोड़ा ऊपर चला जाता है, जिस वजह से ऊपर जितनी स्ट्रेस आती है और नीचे जो आती है इनमें फ़र्क आ जाता है, और नीचे जो स्ट्रेस आती है वो ज़्यादा आती है क्योंकि दूरी बढ़ जाती है फिर। तो आई में तो हमने कह दिया था कि किनारों पे मैक्सिमम होगी बेंडिंग स्ट्रेस, पर टी में किनारों पे नहीं होगी, किसी एक किनारे पे ज़्यादा होगी, वो होगा निचला किनारा। तो आप देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन क्या दे रखा है, टॉप ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ गलती कर देते हैं बच्चे, बॉटम ऑफ द सेक्शन होगा, वहाँ पे ज़्यादा होती है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज अ वेरिंग लोड फ्रॉम 0 at one end and W at the other end if the length of the beam is A, maximum bending moment। ये क्वेश्चन मैंने आपको SFD और BMD में अच्छे से कराया था, पूरा इसका सॉल्यूशन भी दिखाया था कि कहाँ से आता है। तो WA स्क्वायर अपॉन 9√3 इसका आंसर होता है। आप चाहें तो देख सकते हो वीडियो, मैंने वहाँ पे आपको इसको समझा रखा है। लास्ट क्वेश्चन, ए रेशियो ऑफ मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सर्कुलर बीम ऑफ डाया डी एंड स्क्वायर बीम ऑफ साइज डी। तो क्या हो जाएगा, रेशियो पूछा हुआ है मोमेंट का, स्ट्रेस तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। m बराबर टाउ इंटू जेड हम यूज़ करेंगे अगर, तो बचा क्या यहाँ पे, जेड बचा, दोनों के जेड देख लीजिए। सर्कल में क्या जेड होगा, π/32 डी क्यूब, और स्क्वायर में हम इतनी बार देख चुके हैं साइड का क्यूब अपॉन 6 होता है, जैसे वहाँ पे a³ अपॉन 6 था। तो यहाँ पे सारी चीज़ें कैंसिल आउट करके ये आ जाएगा 6/32 और d³ कैंसिल हो जाएगा, उसको हम 3/16 लिख लेंगे, ठीक है, और बाकी पाई ऊपर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3π/16। ऑलराइट, ये थे 29 MCQs। और वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो आपको इसको शेयर करना है आगे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके अपना फीडबैक भी देना है, वही एक जरिया है जिससे मेरे काम में निखार आएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।